हाय फ्रेंड, मैं सुदर्शन कुमार, आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को शुद्ध इंडक्टिव परिपथ के बारे में बताऊंगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। आज हम प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में बताऊंगा। इससे पहले यानी प्रीवियस क्लास में हम आपको प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में बता चुके हैं। चलिए आज क्रम से हम देखते हैं कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ क्या होता है। देखिए, सर्वप्रथम हम इसको जान लें। इसका पहले सर्किट डायग्राम को देखते हैं। इसका परिपथ कैसा होता है इसको समझिए। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है, पहले इसको हम क्रम से जान लें। ये इंडक्टर का सिंबल है, ये L है। इसको इंडक्टर को कॉइल के फॉर्म में डिनोट करते हैं। चूंकि ये हम लोग AC एंड पॉलीफेज सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये AC होगा। ये हमने AC सप्लाई लिया है, समझ रहे हैं। ये AC सप्लाई है, ये आपका AC सप्लाई हो गया और ये इंडक्टर है। वैसा परिपथ, ये परिपथ हो गया मेरा वैसा परिपथ जिसमें सिर्फ क्या हो, इंडक्टर हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं शुद्ध इंडक्टिव परिपथ। वैसा परिपथ जिसमें सिर्फ इंडक्टर हो या चौक युक्त परिपथ हो। केवल इंडक्टर, केवल इंडक्टर या हम कह सकते हैं चौक युक्त परिपथ। चौक युक्त परिपथ यानी सिर्फ इंडक्टर होगा या इसमें क्या होगा, चौक युक्त परिपथ होगा। वैसा परिपथ जिसमें सिर्फ वो इंडक्टर हो या हम कह सकते हैं चौक युक्त परिपथ, कोई हम लोग कहते हैं शुद्ध इंडक्टिव सर्किट। क्लियर? प्योर इंडक्टिव सर्किट कहेंगे। सिर्फ अगर उसमें इंडक्टर रहता है या उसी को हम लोग कहते हैं चौक युक्त। चौक हो गया तो चौक का अर्थ ही होता है इंडक्टर। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि विद्युत धारा क्या होता है, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। विद्युत धारा, इसमें याद रखिएगा कि विद्युत धारा, अभी हम आपको बताएंगे तुरंत, विद्युत धारा वोल्टेज से, ये मुख्य पॉइंट है, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है, पीछे रहता है। पीछे रहना का अर्थ होता है लैग। आपको हम बता चुके हैं लैगिंग। अब इसको पहले हम लोग समझे, ठीक है। अब देखिए कैसे पीछे रहता है, फिर आगे हम इसके बताएंगे। ये जो डायग्राम बनाए इसी के थ्रू बताएंगे। इसको याद कुछ नहीं रखना है आपको। जैसे देखिए, ये मेरा E है, आरोपित विद्युत वाहक बल। E से डिनोट करते हैं, आप V से भी डिनोट कर दीजिए। आरोपित विद्युत वाहक बल है। ये मेरा जो है ये करंट है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और इधर जो है मेरा क्या है, ये E है, विरोधी वाहक बल। समझ में आ रहा है? अब देखिए, आखिर ये जो है ना विद्युत धारा का जो है पिछड़ने का कारण क्या होगा। यहाँ कह रहा है विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है या लैगिंग हो जा रहा है। पीछे का अर्थ होता है लैगिंग। विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है, तो इसका अर्थ क्या होगा। आखिर वो विद्युत धारा वोल्टेज से लैग कैसे हो रहा है, आखिर क्या रीजन है कि विद्युत धारा वोल्टेज से लैग हो रहा है, आगे क्यों नहीं जा रहा है, लीडिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो इसको समझना है हम लोग। ये वेक्टर डायग्राम है आपका, ये वेक्टर डायग्राम है, ये परिपथ हो गया, ये वेक्टर डायग्राम है।
वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम आखिर ये कह रहा है विद्युत धारा वोल्टेज से आखिर पीछे क्यों रहता है, विद्युत धारा के पिछड़ने का क्या रीजन है। तो यह जानिए कि विद्युत धारा का पिछड़ने का मुख्य रीजन, मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट, विद्युत धारा का पिछड़ने का मुख्य रीजन यह है कि इंडक्टर में उत्पन्न होने वाला विरोधी वाहक बल। आप एक पॉइंट पे किसी को भी जवाब दे देंगे, आखिर आपको क्वेश्चन उठाएगा कि बताओ जी विद्युत धारा आखिर पीछे क्यों रहता है इंडक्टर में। इंडक्टर है तो उसमें विद्युत धारा पीछे क्यों रहेगा, आगे क्यों नहीं रहता है, एक प्रश्न उठता है। तब आप उसको सीधा जवाब दीजिएगा कि इंडक्टर में क्या होता है, उत्पन्न होने वाला विरोधी वाहक बल। इंडक्टर में जो विरोधी वाहक बल उत्पन्न होता है उसी के कारण क्या होता है, करंट पीछे रहता है इंडक्टर में। क्लियर। अब ये पता हो गया कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहेगा। करंट इज लैगिंग बाय बी 90 डिग्री, बाय 90 डिग्री। ठीक है, ये एकदम मुख्य पॉइंट है, एकदम इंपॉर्टेंट। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडक्टर में। रीजन समझ गए कि क्यों पीछे रहेगा, क्योंकि इंडक्टर में जो है उत्पन्न होने वाला विरोधी वाहक बल के कारण। ठीक है, अगर इंडक्टर में विरोधी वाहक बल उत्पन्न नहीं होता तो वो क्या होता, आगे रहता, लेकिन वो इंडक्टर में विरोधी वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए करंट क्या हो रहा है, वोल्टेज से पीछे रहता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या होता है। ये आपको स्पष्ट क्लियर बताएगा कि विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रह रहा है कैसे, हाउ। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ देखो, एक पॉजिटिव हम मान लिए इसको और ये मान लीजिए नेगेटिव। आप देखिए ये क्या है कि ई यहाँ इंडिकेट हम किए हैं, ई इंडिकेट है मेरा आरोपित विद्युत वाहक बल। ई जो इंडिकेशन है आरोपित विद्युत वाहक बल, और ई भी मेरा जो इंडिकेट है यहाँ पे विरोधी विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे आरोपित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाएं, वैसे वैसे देखिए विरोधी विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ रहा है कि नहीं। देखिए जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, आरोपित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ा है, ये आरोपित विद्युत वाहक बल है। जैसे जैसे आरोपित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे देखिए इधर डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रहा है, यह ईबी मतलब विरोधी बैक ईएमएफ। वैसे वैसे क्या हो रहा है, बैक ईएमएफ भी बढ़ रहा है। और कब तक बढ़ रहा है, वो धनात्मक के मैक्सिमम मान तक बढ़ जाता है। ये हुआ ना जी, यहाँ पे मैक्सिमम मान है, ये धनात्मक का मैक्सिमम मान तक बढ़ेगा। यहां तक ये मैक्सिमम मान तक बढ़ करके क्या हो गया, स्थिर हो गया। वैसे भी यहाँ पे भी क्या होगा, बैक ईएमएफ भी यहां तक मान तक बढ़ करके स्थिर हो जाएगा। जैसे जैसे आरोपित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, उसी रूप में बैक ईएमएफ का मान भी बढ़ता है, और बढ़ करके वो धनात्मक आधे चक्र के मैक्सिमम मान तक पहुंचकर स्थिर हो जाता है। ठीक है, स्थिर हो गया, मैक्सिमम मान तक पहुंचकर स्थिर हो जाता है। उस समय तक जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है, तो उस समय क्या हो रहा है, मेरा विद्युत धारा का मान परिपथ में नहीं बढ़ता है। ये बढ़ाए, ये आरोपित विद्युत वाहक बल बढ़ा रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है, बैक ईएमएफ भी बढ़ रहा है, विरोधी विद्युत वाहक बल भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे करंट का मान परिपथ में नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही देख रहे हैं आरोपित विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक चक्र के मैक्सिमम मान तक पहुंचा, वैसे ही विरोधी विद्युत वाहक बल भी ऋणात्मक मान के मैक्सिमम मान तक पहुंचकर स्थिर होता है।
उस समय तब क्या होता है, करंट का मान परिपथ में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब ये क्या हो रहा है, उसके बाद अब देखिए ये मान क्या हो रहा है, बैक ईएमएफ का मान घटा। अब ये घटा मैक्सिमम मान तक होने के बाद अब ये प्रारंभ हो गया करंट का मान परिपथ में बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, जबकि ये मान अब क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। घट रहा है कि नहीं? देखिए ये मैक्सिमम मान तक पहुंचा, जब ये मैक्सिमम मान तक पहले ऑलरेडी पहुंच गया था, पहुंच रहा है, और ये अभी तक करंट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, परिपथ में करंट का मान कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसका अर्थ जाहिर सी बात है कि ये बढ़ रहा है। जब ये मैक्सिमम पे गया, मैक्सिमम मान पे स्थिर हो गया, तब हम देख रहे हैं करंट का मान मेरा बढ़ना प्रारंभ हो रहा है, यानी करंट का मान परिपथ में बढ़ना प्रारंभ हो रहा है या बढ़ रहा है या स्टार्ट हो रहा है करंट का मान। तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं क्या है कि ये आगे है, वोल्टेज जो है करंट से आगे है ना। ये देखिए पहले बन के मैक्सिमम पे गया, अब जब ये मैक्सिमम पे चल गया तब ये करंट बनना स्टार्ट हो रहा है इस परिपथ में। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है, करंट इससे पीछे है, क्योंकि आप बहुत पहले से चले और मैक्सिमम पे आ गए। तब आपका यहाँ पे जब मैक्सिमम पे आया तब ये करंट का रहा स्टार्ट हो रहा है। इसका अर्थ है कि आप कहीं पहले से आ रहे थे तब मैक्सिमम हो गए, पहले से चल रहे हैं, ये बाद में चला, तो जाहिर सी बात है कि ये पीछे होगा कि नहीं करंट। तो वही यहाँ पे हो रहा है, विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही कारण है, समझ रहे हैं? क्लियर हो गई ये बात को? अब देखते हैं हम इसके ओम के नियम से देखते हैं। इतने बात को क्लियर हो गए, यही चीज है मेन, कि जैसे यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मैक्सिमम गया, यही बात मेन है, इसी चीज को समझना है आपको कि जैसे ही आरोपित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ा रहा है, वैसे वैसे मेरा बैक ईएमएफ का मान भी बढ़ रहा है, और बढ़ाकर धनात्मक के आधे चक्र के मैक्सिमम मान पे जाकर के स्थिर हो जाता है। तब हम देखते हैं कि ये इस परिपथ में करंट का मान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, तो उसके बाद ये देखिए ये घटेगा, तब ये बढ़ेगा, देखिए बढ़ा, मैक्सिमम पे जाएगा। तो यही कारण है, मेन रीजन यही है कि जैसे मैक्सिमम पे गया ये आरोपित विद्युत वाहक बल स्थिर हुआ, तब ये घटना प्रारंभ होगा। जब ये फिर मैक्सिमम पे जाके जब ये घटना प्रारंभ होगा, उसी समय ये क्या होगा, करंट का मान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? अब हम इसको देखते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि इसमें करंट क्या होगा, वोल्टेज से 90 डिग्री से पीछे रहता है, यानी वो लैग रहेगा। कैसे लैग रहा था हम वो आपको बताएं, ठीक है? अब इसमें ओम के नियम से चलते हैं। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए, टाइम का परवाह मत कीजिए, लेकिन समझिए ओम का नियम। ओम के नियम से, क्योंकि ये कौन सा परिपथ आप देख रहे हैं, एसी परिपथ है, तो एसी परिपथ में ये I इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे E लेंगे, E इज इक्वल टू एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या काम है कि विद्युत धारा को बहने से रोकेगा, यानी किसी भी एसी परिपथ में क्या करेगा, वो फ्लक्स का विरोध करता है, उसी को हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टेंस को एल से सूचित किए, और एक्सएल मतलब हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो रेसिस्टेंस का काम है वही यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस का मैग्नेटिक परिपथ में काम होता है। आप देखे होंगे कि रेसिस्टेंस क्या करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है। ठीक उसी प्रकार ये इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों सिमिलर है। एक्सएल मतलब हुआ इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओम के लॉ से ये जानते हैं, आप जानते हैं ना, I इज इक्वल टू ओम के नियम से V बाय आर लिखते हैं ना भाई, ये आर भी इसी के सिमिलर है। कोई भी एसी सर्किट होगा वहां एक्सएल लिखेंगे।
इंडक्टर के केस में। तो ये भी हो गया, ये समझ में आ गया। अब चलिए हम इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ये ई के जगह पे भी लिख सकते हैं एक्सल। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें हम क्या बोले कि इसमें सिर्फ क्या है, इंडक्टर है, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है, इंडक्टर है। तो इसका अर्थ इसमें क्या होगा कि यहाँ आर का मान क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा ना। आर का मान इसमें क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए ये कोस फाई जानिए, कोस फाई को ही हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। इस पावर फैक्टर का फार्मूला होता है आर बटे एक्सल, प्रतिरोध बटे इंडक्टिव रिएक्टेंस के अनुपात को ही हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। तो जब देखिए R का मान इस परिपथ में 0 हो गया और एक्सल है, जब 0 से भाग दीजिएगा तो 0 होगा। यानी ये हमेशा याद रखिएगा कि कोस फाई का अर्थ होता है पावर फैक्टर, कोस फाई को पावर फैक्टर से डिनोट करते हैं, वो कितना होगा, 0 होगा। कोई भी शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में पावर फैक्टर का मान 0 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब आगे चलिए हम पावर को निकालें। P इज इक्वल टू, आप एसी सर्किट में जानते हैं, VI कोस फाई, जानते हैं कि नहीं। अब देखिए VI, देखिए कोस फाई का मान अभी आप 0 निकाले हैं, 0 निकाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा इस जगह वैल्यू, P का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का पावर फैक्टर 0 होता है और पावर भी 0 होता है। कैसे, तो वो भी बताएं। अब देखिए विद्युत शक्ति जो होगा कहाँ एकत्रित होगा, इंडक्टिव सर्किट में। ये जो शुद्ध इंडक्टिव सर्किट है इसमें विद्युत शक्ति जो होता है वो कहाँ एकत्रित रहता है, तो आप जानिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। कहाँ एकत्रित रहता है, विद्युत शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत शक्ति विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एकत्रित रहता है। यही मुख्य इसमें इंपॉर्टेंट था। अगर कभी भी आपको पूछ देगा कि प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, तो आप उसको बता दीजिएगा 0। अगर आपको पूछेगा कि प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर कितना होता है, यानी शक्ति व्यय कितना होगा, तो आप बताइएगा 0। और आपको पूछेगा कि विद्युत शक्ति को हम लोग कहाँ पे एकत्रित करते हैं, तो आप बताइएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। आपको ये भी पूछेगा कि बताओ जी प्योर इंडक्टिव सर्किट में धारा वोल्टेज से क्या होगा, तो आप बोलिएगा धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है। आपको पूछेगा धारा क्यों पीछे होता है, तो आप बताइएगा इंडक्टर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होने के कारण वो धारा क्या होता है, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। पीछे मतलब लैग। क्लियर। यही मुख्य बातें थी, कैसे ये लैग कर रहा था, हम उस चीज को बताएं आपको। यही मेन चीज आपको ये जानना था। प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो जाहिर सी बात है उसमें सिर्फ क्या होगा, चौक युक्त परिपथ होगा, या उसमें क्या कहेंगे, शुद्ध केवल इंडक्टर हो, उसी को हम लोग कहेंगे चौक युक्त परिपथ, शुद्ध इंडक्टर, या केवल इंडक्टर बोलिए या चौक युक्त परिपथ बोलिए, मैटर से। ठीक है। तो
संभवतः आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि लाइक ही मेरा जान है। वैसे विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो इस वीडियो को देख रहे हों और वो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ये भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।